कैमरा म्यूट करो। यही कर देना। ओम प्रकाश पांडे भी जुड़ गए। साला तो हराने को बुला रहे थे, नहीं क्या? हेडिंग है आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे, पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे रेट्स एंड इंडिसेस, उसका कुछ पार्ट है थोड़ा सा, उसको हम खत्म कर देंगे बाद में। हम बताएंगे ये बता आज का टॉपिक है आपको थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस आपको मालूम होगा, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट को बोलते हैं। प्लेटलेट्स एंड पोएसिस मीन्स फॉर्मेशन। प्लेटलेट कैसे बनता है? प्लेटलेट्स फॉर्मेशन कैसे होता है? तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स नोन एज थ्रोम्बोपोएसिस। प्लेटलेट के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। अब हम लोग चलते हैं कैसे बनता है प्लेटलेट्स, कहाँ से बनता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स एक ब्लड सेल का वेराइटीज है, और यह प्लेटलेट्स बर्थ के बाद डेवलप होता है। ये जनरली बर्थ से पहले नहीं रहता है, ये बर्थ के बाद ही बनता है। यह एक ब्लड सेल का टाइप है। ब्लड सेल में पढ़े होंगे आप, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, एंड तीसरा है थ्रोम्बोसाइट, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो वही प्लेटलेट्स के बारे में चलते हैं अभी। तो आखिर ये कैसे बनता है ये ध्यान देते हैं। सबसे पहला चीज आपको हम पढ़ाए थे जब एरिथ्रोपोएसिस, उसमें आपको हम पढ़ाए थे कि जो बोन मैरो है, बोन के अंदर का जो टिश्यू होता है, इसको हम लोग माइलॉइड टिश्यू कहते हैं, माइलॉइड टिश्यू। और इस टिश्यू में कैपेसिटी होता है कि कई तरह का सेल बना सकता है। ध्यान दीजिए गौर से हम क्या बोल रहे हैं। इस माइलॉइड सेल्स, इसका नाम है माइलॉइड सेल्स। एक सेल को बाहर करते हैं, ये माइलॉइड सेल है। ये एक जस्ट यूकैरियोटिक टाइप का है। ये यूकैरियोटिक मतलब ट्रू सेल है ये। तो ये माइलॉइड सेल्स इसको ट्रू सेल कहा जाता है। बोन मैरो का सेल है ये, और इसके पास कैपेसिटी है कि यह अलग अलग तरह का सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। सेल एक ही है, लेकिन इसके पास कैपेसिटी है कि आरबीसी भी बना सकता है, ये न्यूट्रोफिल भी बनाता है, ये इस्नोफिल भी बनाता है, बेसोफिल भी बनाता है, मोनोसाइट, और प्लेटलेट भी बनाता है, मास्ट सेल भी बनाता है। यानी यह एक ऐसा सेल जिसके पास कैपेसिटी है कई तरह का सेल बनाने का, इसलिए इसको स्टेम सेल, ल्यूरिपोटेंट सेल कहा जाता है। एक स्टेम सेल भी इसको बोलते हैं। खैर चलिए, बहुत सारी बात हम बताए भी थे। ल्यूकोपोएसिस पढ़ाएंगे इसके बाद, उसमें आपको हम जिक्र करेंगे और बताएंगे भी। हाँ बोलिए। अच्छा, आवाज नहीं जा रहा है? देखो तो आवाज नहीं जा रहा। तो यहाँ पर जो स्टेम सेल है, इस स्टेम सेल से ही बनता है सब सेल। अभी कैसे बनता है देखिए, आगे बताते हैं। सबसे पहला चीज, थ्रोम्बोपोएटिन एक हार्मोन होता है, याद रखिएगा। थ्रोम्बोपोएटिन एक हार्मोन है। थ्रोम्बोपोएटिन नाम है, हार्मोन का नाम है थ्रोम्बोपोएटिन। तो थ्रोम्बोपोएटिन एक टाइप का हार्मोन होता है। इस हार्मोन का सिंथेसिस लीवर और स्प्लीन से होता है। ध्यान दीजिएगा, लिख भी सकते हैं कि थ्रोम्बोपोएटिन इज ए टाइप ऑफ पैराक्राइन हार्मोन्स। लिखिएगा, थ्रोम्बोपोएटिन इज ए टाइप ऑफ
paracrine hormone synthesis from liver and spleen। ठीक है, तो अब ये थ्रोम्बोपोएटिन एक हार्मोन होता है जो पैराक्राइन ग्रुप का है और ये दो जगह से बनता है, लिवर स्प्लीन से बनता है ये, और ये डायरेक्ट एक्शन करता है किस पर, माइलोइड सेल्स पर। सीधा थ्रोम्बोपोएटिन का एक्शन होता है माइलोइड सेल पर। हम आरबीसी में पढ़ाए थे आपको कि इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स जो कि किडनी के मैकुला डेंसा से बनता है और उसका भी डायरेक्ट एक्शन कहाँ होता था, माइलोइड सेल पे होता था। जैसे ही इस पे थ्रोम्बोपोएटिन एक्शन करता है, ये डायरेक्ट थ्रोम्बोपोएटिन इसके न्यूक्लियस पे अटैक करता है। बड़ी गौर से सुनिएगा क्या बोले हैं, थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन्स डायरेक्ट एक्ट ऑन न्यूक्लियस ऑफ माइलोइड सेल, लिख लीजिएगा उसको। तो थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन्स न्यूक्लियस पे अटैक करता है और यहाँ पर जो सेल है, सेल का साइज बढ़ जाता है और न्यूक्लियस का साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक सेल बनता है जिसका नाम है मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट, बड़ी गौर से सुनिएगा। ये आरबीसी जब पढ़ते थे तो उसमें उल्टा था। आरबीसी में माइलोइड सेल्स 28 माइक्रोमीटर के लगभग होता है अप्रॉक्स में, और जब वो प्री इरिथ्रोब्लास्ट नॉर्मल ब्लास्ट जब बनता था ना तो साइज धीरे धीरे घटते जाता था। 28 के बाद 20 माइक्रोमीटर, 15 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर और लास्ट में 7.2 माइक्रोमीटर। धीरे धीरे साइज उसका क्या होता था, रिड्यूस करता था। लेकिन इसमें उल्टा होता है, साइज बढ़ने लगता है और बनता है मेगा कैरियोब्लास्ट। इसके बाद ठीक एक दिन के बाद 24 घंटा के बाद यह सेल मेगा कैरियोब्लास्ट में जो सेल का साइज होता है लगभग 90 माइक्रोमीटर तक का हो जाता है, 90 माइक्रोमीटर का, और जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग 70 माइक्रोमीटर का होता है। बताइए, ऐसा रेशियो बहुत अजीब है। अगर 90 माइक्रोमीटर का सेल है ना तो ऐसे नॉर्मल में कितना होना चाहिए था, 45 माइक्रोमीटर का होना चाहिए न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस इसका बड़ा है, इसलिए तो नाम क्या पड़ा है, मेगा। मेगा मीन्स बड़ा, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, मेगा कैरियोब्लास्ट, बड़ा न्यूक्लियस वाला सेल। अब क्या होता है कि अब यह सेल और बड़ा बढ़ता है, अभी सेल का साइज और बड़ा हो जाता है और न्यूक्लियस इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे सेल को कवर कर लेता है न्यूक्लियस। यानी सेल का साइज यहाँ पर लगभग 150 माइक्रोमीटर का हो जाता है और न्यूक्लियस का साइज 145 माइक्रोमीटर का। सोचिए, इसका मतलब कि पूरा सेल में न्यूक्लियस ही है और कुछ नहीं, और इसका नाम हो जाता है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट। अब ये मेगा कैरियोब्लास्ट से बन जाता है मेगा कैरियोसाइट, और जैसे ही मेगा कैरियोसाइट बना, न्यूक्लियस इतना बड़ा डेवलप कर जाता है, अब ये फ्रेगमेंट में टूट जाता है और छोटा छोटा फ्रेगमेंट में बन जाता है। ये छोटा छोटा फ्रेगमेंट बन जाता है, यानी एक मेगा कैरियोसाइट अप्रॉक्स 2 से 3 हजार, याद रखिएगा, यह 2 से 3 हजार फ्रेगमेंट में ब्रेक कर जाता है। क्या करना लाइन का नहीं चमक रहा था शायद बोर्ड, जब मैसेज आया था। हाँ। तो 2000 से 3000 में छोटा छोटा सेल बन जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट कहते हैं। इसी को हम लोग थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट कहते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक मेगा कैरियोब्लास्ट से कितना प्लेटलेट बनता है, रट जाइएगा, 2000 से 3000 प्लेटलेट बनता है और इसको बनने में 3 दिन का समय लगता है, ओनली 3 डेज। आगे घटना सुनिए गौर से आगे। तो एक बार समझ गए, माइलोइड सेल्स
activated by thrombopoietin hormones. Gradually cell are modified, nucleus has been modified, and nucleus modified to form megakaryoblast, and further is modified into megakaryocyte, and megakaryocyte are burst and break down into a small fragment known as thrombocyte or platelets, and whole process done at 3 days. 3 दिन में हो जाता है। आगे घटना अब सुनिए क्या होता है। जो प्लेटलेट बना यहां से, जो बोन मैरो से प्लेटलेट बना, 3 दिन में बनने के बाद ये चला आता है ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। अब ये साइनोसॉइडल कैपिलरी के द्वारा, साइनोसॉइडल कैपिलरी जो कि बोन मैरो में होता है, वो चला आता है पेरिफेरल में, और जिसमें कि 25% स्टोर हो जाता है, स्टोर इन स्प्लीन। याद रखिएगा, जितना भी बन के बाहर निकलता है प्लेटलेट्स यहां से बोन मैरो से, उसका 25% प्लेटलेट्स स्प्लीन में जाकर स्टोर हो जाता है, और पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में बाकी प्लेटलेट यहां मूव करता है, जिसका रेंज होता है 1.5 to 4 लाख पर क्यूबिक mm। याद रखिएगा, यहां से जो 25% स्टोर हो जाता है और बाकी सर्कुलेशन में मूव करता है, और 1.5 से 4 लाख पर क्यूबिक mm ब्लड सर्कुलेशन में मूव करता है। इसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन मूव करते रहता है, ये मूव करते रहता है बाबू, और इस प्लेटलेट्स का ब्लड सर्कुलेशन में कहोगे क्या फंक्शन है? कोई फंक्शन नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन में प्लेटलेट्स कुछ भी नहीं करता है। अब बोलिए, सुनिए गौर से, क्या होता है? हाँ, एक काम सिर्फ करता है। प्लेटलेट्स का एक जिम्मेदारी दी गई है, एक जिम्मेदारी कि तुम जाओ और तुम ब्लड वेसल्स के लिए वर्क करना। उसको शपथ दिलाई जाती है कि तुम ब्लड वेसल्स को रक्षा करना, ब्लड वेसल्स को बचा के रखना। अगर कहीं भी ब्लड वेसल्स अगर रप्चर हो, कहीं डैमेज हो, तो वहां प्लग फॉर्मेशन करना, ये प्लेटलेट की जिम्मेदारी दी गई है। क्या जिम्मेदारी है? याद रखिए, जैसे ब्लड वेसल्स एक बांध के जैसा होता है। बांध जो रहता है वो रोक के रखता है पानी को। अगर कहीं से बांध अगर टूट गया, कहीं बांध अगर टूट जाता है, तो पानी बाहर लीकेज हो जाता है, ठीक हो सकता है, ब्लड बाहर निकल सकता है। वाल के टूटने से ब्लड बाहर लीकेज हो जाता है, जिसको हेमरेज कहते हैं। तो प्लेटलेट की जिम्मेदारी दी गई है कि जहां भी ये टूटे ऐसे, तुम वहां पर प्लग बना करके ब्लड को बंद कर देना। यानी प्लेटलेट की जो एक जिम्मेदारी है, यहाँ पर प्लग बनाना, और प्लग बना करके वहां पर क्लॉट बनवाना है। प्लेटलेट की जिम्मेदारी है कि कहीं भी ब्लड वेसल से रप्चर हो, तब वहां प्लग बनाना और वहां पर क्लॉट बनाना है। ये प्लेटलेट की जिम्मेदारी दी जाती है, और ये काम 7 दिन तक ही रहता है। प्लेटलेट का लाइफ मात्र सर्कुलेशन में 7 दिन के लिए होता है। अगर 7 दिन तक, 7 डेज तक, 7 डेज, अगर 7 दिन तक अगर इसका काम हुआ तो ठीक है, और 7 दिन तक काम नहीं हुआ। अच्छा, जो स्प्लीन में प्लेटलेट जो रहता है ना, ये मात्र 3 दिन ही रहता है स्प्लीन में, बाकी वहां से फिर निकल जाता है ये, और वही 7 दिन तक पर फिर ब्लड सर्कुलेशन में मूव करते रहता है। बस एक ही काम करता है कि कहीं से वेसल्स रप्चर होगा, वहां प्लग बना देगा। अगर 7 दिन तक कभी अगर किसी का ब्लड वेसल्स रप्चर नहीं हुआ, क्यों जरूरी थोड़े है कि हाँ सबको ब्लड वेसल्स रप्चर होते ही रहता है, कोई जरूरी तो है नहीं। कभी रप्चर करिए, कभी चाकू से हाथ कट गया, कभी ब्लेड से हाथ कट गया। और दूसरा चीज, फीमेल में 28 दिन पे मेंस्ट्रुएशन होता है, तो वहां पर एक वेसल्स रप्चर करता है,
तो वहाँ भी प्लेटलेट का बड़ी अच्छा रोल है कि प्लग बना देता है। और बाकी अगर बॉडी में कभी रप्चर अगर ब्लड वेसल्स हो तब प्लेटलेट वही काम करता है, प्लग बनाता है। तो 7 दिन तक ही फंक्शन है। क्वेश्चन है कि 7 दिन में अगर वेसल्स कहीं रप्चर नहीं हुआ तब प्लेटलेट का क्या फंक्शन है? तो कोई फंक्शन नहीं है। 7 दिन तक अगर ब्लड वेसल्स रप्चर नहीं हुआ तब यह प्लेटलेट अब सीधा वो स्प्लीन में फिर चला जाता है, स्टोर होता है रेड पल्प में, और अब जाएगा वह व्हाइट पल्प में। याद रखिएगा, स्प्लीन बैंक भी है, स्कैवेंजर भी है। स्प्लीन में ब्लड स्टोर भी होता है और ब्लड टूटता भी है। स्टोर होता है रेड पल्प में और ब्रेक डाउन होता है व्हाइट पल्प में। अब ये चला आएगा व्हाइट पल्प में। जब इसका लाइफ 7 दिन हो गया तो 7 दिन होने के बाद ये चला आता है अब व्हाइट पल्प में, व्हाइट पल्प, और वहां पर आकर के ये प्लेटलेट टूट जाता है और प्लेटलेट वहां ब्रेक कर जाता है। प्लेटलेट का लाइफ, अब याद रखिएगा, प्लेटलेट के टूटने से बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, अब याद रखिएगा हम क्या बोले थे, प्लेटलेट के जिंदा रहने पर एक ही फंक्शन है कि ब्लड वेसल्स को वह बचाता है। अगर ब्लड वेसल्स कभी रप्चर ना हो तो प्लेटलेट के जिंदा में उसका कोई फंक्शन नहीं है, प्लेटलेट के मरने के बाद फंक्शन होता है। याद रखिएगा गौर से, क्या कोई बोल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। प्लेटलेट के लाइफ में कोई फंक्शन नहीं है, लाइफ में तो सिर्फ एक ही काम करता है, प्लग बनाना। लेकिन प्लेटलेट जिंदा में कोई फंक्शन नहीं करता है, इसके अलावा उसका फंक्शन मेनली उसके मरने के बाद होता है। प्लेटलेट जब डेथ होता है तो एक हार्मोन बनता है, हार्मोन का नेचर है, ये पारा हार्मोन है, ये भी पराकाइन हार्मोन है, इसका नाम है सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग के बॉडी में है। सबसे पहला फंक्शन तो सेरोटोनिन का यह है कि इसी की वजह से हमें नींद आती है, हम सोते हैं तो सेरोटोनिन के कारण, हमें टेंशन दूर होती है सेरोटोनिन के कारण, हमें गुस्सा में कंट्रोल होती है सेरोटोनिन के कारण। अगर इनहिबिटर का वर्क होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर में सेरोटोनिन के कारण, अगर ये सेरोटोनिन ना होता तो ना जाने कितना लोग एग्रेसिव हर समय रहता। सेरोटोनिन ही है जो कि हमें गुस्सा से बर्दाश्त कराती है, हर चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। सेरोटोनिन ही है जो हमें नींद दिलाती है। सेरोटोनिन ही है जो हर डक्ट को अनयूजुअल ओपन होने से बचाता है। अगर ये सेरोटोनिन ना होता तो जितना भी बॉडी का वेसल्स और डक्ट है हर समय यह ओपन और खुला रह जाता, डायलेट रह जाता। यही सेरोटोनिन है जो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करता है। सेरोटोनिन ना होता तो मेरा बॉडी का बीपी कब कब का डाउन हो चुका होता। सेरोटोनिन बीपी को बढ़ाता भी है, याद रखिएगा, कई काम है सेरोटोनिन का। तो खैर, ये सेरोटोनिन हम लोग के बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक केमिकल है। तो बताएं आपको हम कि यह सेरोटोनिन, हालांकि आप पढ़िएगा जीआईटी में पढ़िएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इंटेरोग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड नाम सुने होंगे, अर्जेंटाफिन सेल का नाम सुने होंगे, वहां से सबसे ज्यादा सेरोटोनिन बनता है, प्लेटलेट से तो कम बनता है। और यह सेरोटोनिन का यहाँ पर फंक्शन आता है। तो खैर, हम बाद में फिर आगे जिक्र करते हैं, तो वो बहुत सारी लंबी कहानी है इसकी। तो प्लेटलेट बनने का यही प्रोसेस था। और प्लेटलेट का फंक्शन आप देख लिए कि प्लेटलेट का एक फंक्शन है ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में, प्लग फॉर्मेशन करने में, क्लॉट बनवाने में, और दूसरा सेरोटोनिन सिंथेसिस करने में। और सेरोटोनिन से न्यूरो इनहिबिटर का काम होता है, न्यूरो इनहिबिटर एंड सेरोटोनिन से डक्ट कंस्ट्रिक्शन होता है। आपको मालूम होगा, हम जब खाना खाते हैं तो सलाइवा सेलेब्री डक्ट ओपन होता है, सेलेब्री डक्ट ओपन होता है। ये डक्ट को फिर बंद कौन करता है? क्या खुला रह जाता है क्या? नहीं, फिर सलाइवा निकलने के बाद ये बंद होता है। किसके द्वारा? सेरोटोनिन के द्वारा। पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है किसी दूसरे की वजह से, लेकिन उसको बंद कौन करता है? सेरोटोनिन बंद करता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे बॉडी में ब्लड कैपिलरी, जहाँ पर हर समय ब्लड सप्लाई नहीं होता है, उस जगह पे
उसको कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का काम ही होता है, इसका नाम ही है डक्ट कंस्ट्रिक्टर या भेसो कंस्ट्रिक्टर केमिकल। याद रखिएगा, सेरोटोनिन का नाम ही है डक्ट कंस्ट्रिक्टर या भेसो कंस्ट्रिक्टर केमिकल सब्सटेंस। इसका नाम, यह भेसो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने को क्लोज करने का काम करता है। इस तरह से प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में बनता है और प्लेटलेट्स बॉडी में इस तरह से सर्कुलेट करते रहता है। यह प्लेटलेट का काउंट भी देख लिया। अब आता है इसका अप्लाइड। प्लेटलेट का अप्लाइड, सबसे पहला अप्लाइड है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस फर्स्ट अप्लाइड थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब होता है द प्लेटलेट काउंट मोर देन 4 लाख पर क्यूबिक एमएम या मोर देन नॉर्मल रेंज भी बोल सकते हैं। जब प्लेटलेट काउंट 4 लाख पर क्यूबिक एमएम से जब बढ़ जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये थ्रोम्बोसाइटोसिस होने का रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू, क्यों हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस, क्यों हो जाता है? याद रखिएगा, सबसे नंबर 1 एक्सेस साल्ट इनटेक। सोडियम के कारण, सोडियम प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करता है। आपको मालूम होगा, आप जानते भी होंगे, डेंगू में सुने होंगे आप, जब डेंगू में पेशेंट का प्लेटलेट घट जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रल पाउडर लोग देते हैं, NS सेलाइन को इन्फ्यूज करते हैं आईवी में। यानी कि सोडियम एक स्टिमुलेटर है, प्लेटलेट बढ़ाने वाला। आपको ये भी मालूम होगा कि जो पेशेंट हाइपरटेंसिव होता है, बीपी का पेशेंट होता है, उसको प्लेटलेट घटाने की दवा दी जाती है, जिसको ब्लड थिनर ड्रग्स कहते हैं। एकोस्प्रिन 75 या डिस्प्रिन दी जाती है। वह एकोस्प्रिन का काम क्या होता है? वह प्लेटलेट को घटा देता है। खैर, वो बात की बात हम चलेंगे। लेकिन दूसरा इसमें, हाँ, उसके बाद हाइपर एक्टिव ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो का एक्टिविटी अगर बढ़ जाता है, उसमें भी प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। ये भी कंडीशन आता है। तीसरा आता है कोन्स सिंड्रोम, CONNS। कोन्स सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें अल्डोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ जाता है और जिसके कारण प्लेटलेट काउंट वह बढ़ जाता है बॉडी का। ये प्लेटलेट को बढ़ाने का भी हेल्प करता है और इस तरह से प्लेटलेट बॉडी में बढ़ता है। इफेक्ट, प्लेटलेट बढ़ने से क्या हो सकता है बॉडी पे? प्लेटलेट बढ़ने से आपको मालूम है कि प्लेटलेट का काम होता है थ्रोम्बस बनाना। ये अगर प्लेटलेट बढ़ेगा तो बॉडी में जगह जगह थ्रोम्बस बनेगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, ब्लड वेसल डायलेट और ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगी। प्लेटलेट बढ़ने से सबसे बड़ा गड़बड़ होता है कि कहीं ना कहीं आर्टरी में थ्रोम्बस बनेगा और उस थ्रोम्बस के कारण आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी होता है। इसीलिए हाइपरटेंशन में बताए थे कि प्लेटलेट को घटाने की दवा चलाई जाती है। उससे क्या होता है कि प्लेटलेट डिक्रीज होता है। तो प्लेटलेट अगर बढ़ गया तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी में जगह जगह, और प्लेटलेट बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। 10 मिनट हो गए। अब बीपी जब बढ़ जाएगा, आप समझ गए बीपी क्यों बढ़ेगा? सेरोटोनिन के कारण बीपी को बढ़ा देता है। ये है जब इसकी वजह से एक ये इफेक्ट आया, तो इफेक्ट में समझ में आ गया। अब दूसरा है अप्लाइड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। Thrombocytopenia, the platelet count less than 1.5 लाख। जब 1.5 लाख से जब डिक्रीज कर जाता है प्लेटलेट, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट डिक्रीज बोलते हैं, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज बोल देते हैं उसमें। और एक और भी आता है
प्लेटलेट क्राइसिस। प्लेटलेट क्राइसिस, क्राइसिस की मतलब होती है इतना ज़्यादा कम हो जाना जिसके बाद पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं प्लेटलेट क्राइसिस कहा जाता है। प्लेटलेट क्राइसिस कब होता है? जब 30,000 से जब बिलो हो जाता है। याद रखिएगा, प्लेटलेट क्राइसिस कब होता है? जब जब प्लेटलेट काउंट 30,000 से जब बिलो हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्लेटलेट क्राइसिस। लेकिन किसी पेशेंट को 1 लाख हो गया है, 90,000 हुआ है, 80,000 हो गया है, 60,000 हो गया है, 50,000 हो गया है, ये सारे केस को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी प्लेटलेट काउंट डिक्रीज कर गया। हम वो बोले ना, प्लेटलेट क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि जिसके बाद पेशेंट कभी भी डेथ कर सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, अभी जो एक बात बताए थे, हालांकि जब भी इस तरह का जब एपिडेमिक कंडीशन आता है, डेंगू का, चिकनगुनिया का, टाइफाइड फीवर का या कभी भी, तो उस कंडीशन में लोग प्लेटलेट से ज़्यादा परेशान रहते हैं। कभी किसी ने पूछा, डेंगू फीवर का नाम है हेमरेजिक फीवर। हेमरेजिक फीवर, भले ही हेमरेज होता जरूर है, लेकिन उतना हेमरेज नहीं होता है जितने में कि पेशेंट मर जाए। लेकिन किसी ने पूछा, डेंगू फीवर का पेशेंट मरता क्यों है? याद रखिएगा, डेंगू फीवर का पेशेंट मरता है बीपी लो होने से, बस, और चीज से नहीं मरता है डेंगू का पेशेंट। इतना बीपी लो हो जाता है, हेमरेज से नहीं मरता है। उतना हेमरेज भी नहीं होता है कि पेशेंट मर जाए। वो तो कभी उतना हेमरेज होता है जो उतना मेंटेन कर लेता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो डायरेक्ट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की नौबत आ जाती है। खैर, आगे चलते हैं, बात पर जिक्र करते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसको बोलते हैं? यानी जब प्लेटलेट काउंट नॉर्मल से जब डिक्रीज कर जाता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्यों हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? इट इज ड्यू टू, क्यों हो जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का सबसे बड़ा कॉज वायरल इन्फेक्शन, जैसे डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। दूसरा बैक्टीरियल फीवर, जिसमें टाइफाइड फीवर, ट्यूबरकुलोसिस। याद रखिएगा, टाइफाइड में भी प्लेटलेट डिक्रीज होता है। अगला पैरासाइटिक डिजीज, मलेरिया, कालाजार, इसमें भी प्लेटलेट घटता है। अगला है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, इसमें भी प्लेटलेट घटता है। हाइपो एक्टिव ऑफ बोन मैरो, एक्सेस यूज ऑफ पेन किलर, पेन किलर लेने से आपका प्लेटलेट घटता है। याद रखिएगा, पेन किलर प्लेटलेट को डिक्रीज कर देता है। ऑलवेज याद रखिएगा, जैसे सैलिसाइलिक एसिड, पैरासीटामोल हो या डाइक्लोफेनेक है, नेमोसलाइड है, ये सब प्लेटलेट को डिक्रीज करने का काम करता है। जैसे स्पिरिट ग्रुप्स का जो भी ड्रग्स आता है, ये सब प्लेटलेट को डिक्रीज करता है, तो इससे प्लेटलेट घटता है और प्लेटलेट घटाने में हेल्प करता है। उसके बाद हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम के लेवल घटने से भी प्लेटलेट घटता है। इफेक्ट क्या होता है प्लेटलेट घटने से? हाइपोटेंशन, बीपी लो हो जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं से हेमरेज हो सकता है। परप्यूरा, पिटाइची, परप्यूरा जो स्किन पे ब्लूइश कलर का डेवलप रहता है, वो आगे हम पढ़ाएंगे मैकेनिज्म हाउ परप्यूरा डेवलप। अभी तो नहीं पढ़ना है, सेकेंड ईयर में पढ़िएगा परप्यूरा कैसे हो जाता है, पिटाइची कैसे होता है, एकाइमोसिस कैसे होता है, ये सब हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट बार पढ़ाएंगे आपको जब सेकेंड ईयर पैथोलॉजी जाएंगे तब। यही था प्लेटलेट्स। क्वेश्चन आता है, आप इसको लिख दीजिएगा, जितना बताए हैं इतना सफिशियंट है। बाकी कोई क्वेश्चन है पूछिए। Yeah.